नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर्स पर। आज है डेट 16 जुलाई 2025। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो है वो 2025 जारी की है। इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनमें हम फैक्ट याद कर सकते हैं ना, मेंस में यूज किया जा सकता है इसको। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि 2030 के सतत विकास एजेंडा जो है वो 17 जो लक्ष्य थे उनमें वैश्विक प्रगति की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक रिपोर्ट ये आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसी कारण से। तो देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्य 1 क्या है, 2, 3 तो नहीं लिखा है, 4, 5, 8, 10। तो आपको थोड़ा सा देखना है इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो अभी लिखते चलना है। जैसे गरीबी में लिखा है कि 8.9 आबादी अभी भी चरम गरीबी में है। तो मतलब लिखे देखेंगे तो 9% के आसपास अभी भी चरम गरीबी पर है। भूखमरी में दिया है कि 11 में से एक व्यक्ति भूखमरी का सामना कर रहा है 2023 में। फिर शिक्षा में अगर देखें तो 2023 में 272 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से अभी भी बाहर हैं। लैंगिक समानता में देखें तो वैश्विक स्तर पर प्रबंधकीय के पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 से भी कम हो है, मतलब। फिर लक्ष्य 8 देखें, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि। 2024 में बेरोजगारी दर 5% से निचले स्तर पर आ गई है, तो ये अच्छी बात है। असमानताओं में कमी जो लक्ष्य 10 है उसमें अभी भी लिखा है कि 57 जो कामकाजी आयु वर्ग के लोग जो हैं वो अभी कार्यरत में है, तो अच्छी बात है ये। और 11 लक्ष्य में संधारणीय शहर और समुदाय जिसमें 3 अरब लोग रहने वाले आवास हेतु संघर्ष कर रहे हैं। जलवायु कार्रवाई में 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष और इसका तापमान जो था पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। और लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं में 2024 में संघर्ष के कारण 50,000 लोगों की मृत्यु और 123 मिलियन लोग मजबूरीवश विस्थापित हुए। तो ये याद रखिएगा, है ना। इसका मैं PDF अपलोड कर देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए WHO यूनिसेफ के 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। 2024 में भारत ने अपने जीरो डोज बच्चों की संख्या में 43% की कमी कर दी थी। याद रखिएगा इसको, है ना। अच्छा, जीरो डोज वो बच्चे होते हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, भारत में जो है ना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 1978 में स्टार्ट किया गया था, जिसे विस्तारित टीकाकरण कहा गया था। फिर 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया, जो कि 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण मतलब प्रोवाइड करता है, जिसमें पूरे देश में 9 बीमारी है और कुछ विशेष क्षेत्रों में 3 बीमारी। तो देख लीजिए क्या क्या है ना। इसके बाद है, मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं बोला नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत के लोक स्वास्थ्य प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है इसी के तहत। अब आगे देखें तो ये पोलियो मुक्त भारत है, नवजात शिशु टिटनेस उन्मूलन 2015 है, ये सब भी इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले अगर देखें तो गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0, ये खसरा और रूबेला के टीकाकरण कवरेज पर विशेष ध्यान इसमें दिया जा रहा है। फिर यूविन पोर्टल, तो ये सब सारा मिलके जो है ना एक तरीके से एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जो कि टीकाकरण कार्यक्रम से हमें लड़ने में और ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रही है। अब देखिए कौशल भारत मिशन जो है वो स्किल इंडिया मूवमेंट मतलब मिशन, उनको 10 साल पूरे हो गए। यह 2015 में स्टार्ट किया गया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, इसमें ये लिखा गया है कि कौशल विकास मिशन का लक्ष्य अपनी प्रमुख पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से 2022 तक विभिन्न कौशलों में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना था, 2022 तक। अच्छा, इसके घटक क्या क्या है थोड़ा सा ये भी देख लें। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो हम लोग कल ही पढ़े थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा जन शिक्षण संस्थान योजनाओं को कौशल विकास कार्यक्रम की समग्र केंद्र क्षेत्रक योजना के अंतर्गत संयोजित किया जाता है। तो अब देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कल जो पढ़े थे ये अभी 4.1 संस्करण लागू हुआ है, जो कि 2022 से 2026 तक लागू है। इसमें 2015 से अब तक 38 क्षेत्रकों में 1.6 मतलब 1.5 करोड़ लोगों से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें 45% महिलाएं हैं। इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये सब। अब देखिए नेक्स्ट जो है उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता योजना की शुरुआत की गई। ये जो है ना ये MSME को ऊर्जा खपत में 30 से 50% की कमी लाने,
पावर टू प्रोजेक्ट अनुपात, मतलब पावर टू प्रोजेक्ट अनुपात मतलब उत्पाद बनाने के लिए जो आवश्यक होता है ऊर्जा, तो उसी को कहते हैं पावर टू प्रोजेक्ट अनुपात में सुधार लाने और हरित ऊर्जा गलियारों के निर्माण में सहायता कर पाएगी ये। तब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये उद्योगों के प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुपात में सहायता योजना जो है ये विद्युत मंत्रालय लाया गया, एमएसएमई मंत्रालय नहीं, याद रखिएगा, है ना, विद्युत मंत्रालय। कार्यान्वयन कौन करेगा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बाद ये 3 वर्ष के लिए है, 1000 करोड़ रुपए इसका व्यय मतलब रखा गया है और 14 गहन ऊर्जा क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है ना। इसके बाद इसमें देखिए ब्याज अनुदान जो दिया जाएगा लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5% और मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है इसमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत गठित की गई थी और इसका अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना इसका उद्देश्य है। और हम लोग आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने 2 ब्लैक होल जो है अब तक के सबसे बड़े विलय का पता लगाया है। तो किसने लगाया है? एलवीके नेटवर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा, एलवीके नेटवर्क का जो है उनके तहत ये लगाया है, तो वही मैंने हाईलाइट किया कि एलवीके नेटवर्क में क्या क्या शामिल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिगो डिटेक्टर, इटली में वीडो डिटेक्टर और जापान में कैगरा शामिल है इसमें। ये 3 मिलके एक बनाते हैं, मतलब एलवीके नाम से पता चल रहा है। देखिए एल से लिगो, वी से विग्रो और के से कागरा। तो चलिए इस घटना जो है ये ब्लैक होल से टकराने की घटना जीवी मतलब 23/11/23 नाम दिया गया है। तो जीवी से याद रखिएगा ग्रेविटेशनल वेव, गुरुत्वीय तरंगें ये होती है, स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें होती है ये, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो था उनमें इसकी भविष्यवाणी की थी। अब देखिए ब्लैक होल्स के बारे में देखें तो इनका गुरुत्वीय बल बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, इतना कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, ये खगोलीय पिंड होते हैं ब्लैक होल एक तरीके से। अब देखिए ब्लैक होल के प्रकार भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं नहीं मिलता है ये। तो देखिए स्टेलर मास जो होता है ये सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 20 गुना या उससे अधिक स्टेलर मास। इसके बाद है इंटरमीडिएट मास, ये सूर्य के द्रव्यमान से 100 से लाखों गुना तक अधिक बड़ा हो सकता है द्रव्यमान इनका। इसके बाद है सुपरमेसिव ब्लैक होल, तो ये जो होता है ना सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना अधिक होता है। तो मतलब देखिए स्टेलर मास, इंटरमीडिएट मास और सुपरमेसिव। अब देखिए ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क जो है इनमें वही जो अभी हम लोगों ने देखा एलवीके नेटवर्क, इसी के बारे में चर्चा की गई है। क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क में लेज़र इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, लेगो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये जो है अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा पूर्णतः समर्थित दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। और इसमें ये देखिए लीगो इंडिया जो है, यही लीगो के अंतर्गत लीगो इंडिया को नेशनल साइंस फाउंडेशन के सहयोग से महाराष्ट्र की हिगोली में विकसित किया जाना है। याद रखिएगा लीगो इंडिया नेशनल साइंस फाउंडेशन कहाँ के? अमेरिका के, उनके सहायता से महाराष्ट्र में हिगोली में विकसित किया जाना है। फिर वही बात है, विग्रो जो है वो पीसा इटली में है, इसके बाद कागरा जापान में है। बस अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए साक्ष्यों के प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसमें देखिए भारत में डीएनए साक्ष्यों के प्रबंधन से समस्याएं क्या क्या आती है? संग्रहण और संरक्षण। तो ये देखिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके कारण साक्ष्य की सुरक्षित मतलब अभिरक्षा की श्रृंखला का टूट जाता है इस प्रकार से। इसके बाद है सीमित फॉरेंसिक क्षमता, मतलब हमें प्रयोगशालाओं की भी कमी है, स्टाफ की कमी है, जांच में देरी होती है, वही है। एक समान मानक संचालन प्रक्रिया का अभाव, जैसे पुलिस जो है वो 7वीं अनुसूची की सूची 2 के तहत राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस प्रशासन, तो इसी कारण से पुलिस और लोक व्यवस्था में इसमें एक समान मानक संचालन प्रक्रिया का अभाव हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि डीएनए नमूनों का उचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। इसके बाद अधिकतम 48 घंटे के भीतर फॉरेंसिक प्रयोगशाला तक पहुंचा दो इनको। इनके बाद बोल रहा है कि संग्रहण, जब से डीएनए लिए और जब तक अंतिम परिणाम जो कि आरोपी की सजा या बरी होने तक ये बनाए रखा जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़े मतलब यूज में लाया जा सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें यह कहा गया है कि 2022 की वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत आपराधिक मामलों की संख्या में गिरावट आई है, दर्ज आपराधिक मामलों में। अच्छा, तो ये देखिए ये जो है ना अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इसका स्टार्टिंग में नाम था, लेकिन 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया।
इसमें जो है ना ये अस्पृश्यता के प्रचार और पालन के खिलाफ दंड का प्रावधान करता है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध। तो इनमें यही है कि इसमें यह है कि हर साल जो है ना इस अधिनियम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हर साल एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मतलब पूछ सकता है, ये जनरली किसी को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया। बाकी तो आपको पता ही है ये कि मतलब रिपोर्ट लिखना है ये। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानदंड, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानदंड, तो ये होता क्या है? ये कैफ 3 जो है मानदंडों के तहत तय की गई उत्सर्जन सीमा को कम सख्त बनाने की मांग की जा रही है ऑटोमोबाइल कंपनियों के द्वारा। तो ये देखिए, कैफ मानदंड जो है ये पहली बार 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित किया गया था। और एक सेकंड में आपको ये भी दिखा दूं, हाँ यही देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ही आया था, याद रखिएगा, है ना। तो अब यही देख रहे थे, हाँ, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसको अधिसूचित किया गया था, कैफ 3 मतलब कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये जो है ना ये CO2 उत्सर्जन को कम करना, तेल की निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, इसलिए ये किया था। और इसके तहत जो है ना मतलब प्रत्येक वर्ष बेचे गए सभी वाहनों की औसत मानक ईंधन खपत के आधार पर इनका आंकलन किया जाता है। मतलब आप थोड़ा सा क्वालिटी इन्हांस कीजिए ताकि ईंधन कम खपत करे वो इंजन, जिसके कारण ये सब फायदा हो, CO2 उत्सर्जन कम हो, तेल की निर्भरता, वायु प्रदूषण कम हो। तो ये किन वाहनों पर लागू है? और ध्यान दीजिएगा इनमें ना इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी ये लागू है। लोग यही सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन कैसे लागू होगा, तो देखिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, हाइब्रिड ये तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी है जिनका वजन 3,500 किलोग्राम से कम हो। तो सभी पर लागू नहीं है, जिनका 3,500 किलोग्राम से कम है उन पर ही लागू है। और ये 2027 से 2032 की 5 वर्षीय अवधि के लिए अधिसूचित किया गया कैफ 3 मानदंड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बिम्स्टेक। तो ये देखिए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री ने बिम्स्टेक के द्वितीय पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में जान ले तो ये बैंकॉक घोषणा पत्र नाम से, देखिए बी से बिम्स्टेक, बी से बैंकॉक, तो इनको बैंकॉक घोषणा पत्र में 1997 में स्थापित किया गया था। 7 देशों का समूह है, बांग्लादेश, भूटान, अच्छा नाम से देखिए, बी से बांग्लादेश, ई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और बस इतना तक ही याद रखिएगा। इसके बाद है एन से नेपाल, और एक और है नेपाल और भूटान तो बोल ही दिए, फिर बी से बांग्लादेश, यस। तो चलिए आगे बढ़ें। तो सचिवालय इनका कहाँ है? ढाका। तो याद रखिएगा यह बिम्स्टेक एक है और 2 है, एक बांग्ला मतलब भूटान और नेपाल एक्स्ट्रा है, तो बस। कार्बो डेलगाडो नाम इसलिए आया है, मोजाम्बिक का है। तो कार्बो डेलगाडो में जो है ना उस क्षेत्र में 4 तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाएं मतलब दुनिया के शेष कार्बन बजट का कम से कम 17% उपयोग कर सकती है। तो इसीलिए इनका मतलब नाम आद में आया कि ये सब पर्यावरण के लिए थोड़ा सा खतरा एक तरीके से है। तो देखिए कार्बो डेलगाडो मोजाम्बिक में है। और याद रखिएगा ये मैकोंडे निर्यातित समूह इसमें रहते हैं। किरिम्बा द्वीप समूह या किरिबास राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। तो पूछ सकते हैं किरिम्बा द्वीप समूह या किरिबास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कार्बो डेलगाडो कहाँ है? मोजाम्बिक, मैकोंडे निर्यातित समुदाय। नेक्स्ट चलते हैं PM प्रोफेसरशिप। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा की है। तो ये किसको मिलेगी? थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये मिलेगी सेवानिवृत्त वैज्ञानिक भारत में जो है, इसके बाद विदेशी वैज्ञानिक, प्रवासी भारतीय NRI या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति PIO या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें 30 लाख रुपए का फेलोशिप के साथ 24 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान और 1 लाख रुपए का ओवरहेड मिलेगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट किया गया है। अब देखिए LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, ये अभी जो है ना इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरा जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन मतलब प्राप्त किया है, भारत को दिया है। और ये देखिए LCA मार्क 1A जो है ये LCA तेजस का सबसे उन्नत संस्करण है जो कि 4.5 पीढ़ी का है।
इसके बाद इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। इसके बाद देखते हैं पेट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वही कहा है कि हम यूक्रेन को ये देंगे, ठीक है। अब देखिए पेट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये ट्रैक वाया मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली से लेस्ड है, जो कि मिड कोर्स करेक्शन मानदंड, यानी मतलब बीच में ही अपना दिशा बदल सकता है लक्ष्य को टारगेट करने के लिए, बस यही। रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम, डीआरडीओ ने 6 स्वदेशी रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम आरएमएस जो है वो भारतीय नौसेना को सौंपे। नाम से पता चल रहा है रेडिएशन मॉनिटर करेगा ये। अब देखिए कुमार स्वामी कामराज, इतना तो इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं, बस याद रखिएगा कि कामराज जो योजना थे, ये योजना भारत चीन युद्ध के बाद कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की। और एक तरीके से ये जो ना गुट चलता था, जैसे मतलब इंदिरा गांधी आई या फिर इससे पहले जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो जो थे ना स्टार्टिंग में यही इन सब के द्वारा ही मतलब प्रधानमंत्री के पद पर तैनात की गई थी। तो तभी जो था ना कांग्रेस का एक सिंडिकेट चलता था, जो के कामराजन थे, के कामराज, ये इनके हेड थे उस सिंडिकेट के। और वही सिंडिकेट जो है कांग्रेस पार्टी में मतलब मुख्यमंत्री पद को डिसाइड करती थी या फिर कोई बड़े अहम निर्णय लेती थी। तो बस याद रखिएगा। वैसे ये जो थे ना, ये तमिलनाडु से थे, और तमिलनाडु में जब इंदिरा गांधी जो फिर से चुनाव कराई तो सेकंड टर्म में ये हार गए थे। तो मतलब इनका सिंडिकेट एक तरीके से कमज़ोर हो गया इसी कारण से। और इसी कारण से इनका ना मतलब 1982 के, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, 1982 या 1985 था, सॉरी 1972 के आसपास। इन 1972 नहीं था, सॉरी 1970 आई थिंक, 1970, क्योंकि 1971 में तो भारत और पाकिस्तान युद्ध ही हुआ था, तो उससे पहले की बात है ये। तो के कामराजन जो थे मतलब एक अलग ही पार्टी स्थापित कर लिए थे कांग्रेस ओ के नाम से। तो पार्टी दो तरीके से विभाजित हो गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो कांग्रेस आर जो थे वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और कांग्रेस ओ के कामराजन के गुटों की पार्टी थी, जो कि सिंडिकेट कहा जाता था। तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। चलिए आपसे कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।